हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड इन्फो। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव एंड डिडक्टिव टीचिंग मेथड्स। अगर आप सी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी टीचिंग जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां कहीं भी आपको साइकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलता है, उन तमाम एग्ज़ाम्स के लिए आज का यह मेरा सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसको मैंने इजी लैंग्वेज में और इजी कॉन्सेप्ट में इसको कंपोज करने की कोशिश किया है। तो इसे देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि इंडक्टिव मेथड या डिडक्टिव मेथड जो टीचिंग का है वो क्या है। काफ़ी कन्फ्यूज़न इसमें पैदा होता है इन दोनों के बीच, और इसी को आज हम ईज़िली समझेंगे। इवन कि आप नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ भी ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, और अगर आप टीचर हैं तो वहाँ भी ये आपका काम करेगा कि बच्चों का जो प्रॉब्लम है उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे या अपने टीचिंग को आप कैसे इफ़ेक्टिव बनाएंगे, आपकी टीचिंग कैसे इफ़ेक्टिव हो। या फिर आप जब इंटरव्यू देने जाते हैं टीचिंग के लिए, वहाँ भी आपको पूछा ही जाता है, वाइवा आपका होगा, वहाँ भी पूछा जाएगा कि अगर बच्चे आपकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो किस मेथड से आप पढ़ाइएगा, इंडक्टिव मेथड से पढ़ाइएगा, डिडक्टिव मेथड से पढ़ाइएगा, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, या आप मैथ पढ़ाने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करेंगे। वो सारे डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी हम प्रीफेक्ट देखते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वीपन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लाइफ। एजुकेशन जो एक तरह का बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट माना जाता है, बिकॉज इट डेकोरेट्स द लाइफ ऑफ ह्यूमन इन द वेल वे। इसलिए कि ये जो एजुकेशन है इंसान के जीवन में निखार पैदा कर देता है। Here are few important points that should be kept in the mind। कुछ पॉइंट्स हैं इंडक्टिव या डिडक्टिव मेथड को यूज़ करने से पहले, कुछ पॉइंट्स हैं जिसे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। द टीचर शुड बी वेल एजुकेटेड एंड अवेयर। टीचर को क्या होना चाहिए कि टीचर को इन्वायरमेंट से, एजुकेशन मेथड से, टीचिंग मेथड से अवेयर होना चाहिए। उसके बारे में उसे सही मालूमात होनी चाहिए कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करने की ज़रूरत है किस समय पे। Teacher should be well educated and aware about the rising issues during teaching and learning process among students and in the teaching methods। तो टीचर को इन तमाम बातों का ज्ञान होना चाहिए कि पढ़ाने के दरमियान जो समस्याएं आ रही हैं या लर्निंग टीचिंग के प्रोसेस में जो समस्याएं आ रही हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसको हम कैसे हल कर सकते हैं। वो समस्या बच्चों के बीच हो सकता है या वो आपके टीचिंग मेथड के बीच हो सकता है कि आपको अपना टीचिंग मेथड चेंज करने की ज़रूरत है ताकि बच्चा इजीली आपके कॉन्सेप्ट को समझ सके। दोस्तों, पहली बार चैनल पे आए हैं और चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए जो कोई भी टीचिंग जॉब्स की या फिर किसी टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहाँ पे आपको साइकोलॉजी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। Here are two different methods of teaching, those are tested and certified methods। दो टीचिंग मेथड कह सकते हैं कि हम माना जाता है जो बहुत ही टेस्टिफाइड और वेरीफाइड तरीका है। इसे आपको समझने की ज़रूरत है और पढ़ाने में भी आपको यही तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। ऑफिशियल कीवर्ड्स हम इसे कह सकते हैं कि ये ऑफिशियल कीवर्ड्स हैं और यही आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सीटेट में तो 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इंडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड क्या है, या फिर आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इस स्टेटमेंट को या किसी सब्जेक्ट को आप बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। तो वहाँ पे आपको मेथड पूछा जाएगा कि इंडक्टिव से पढ़ाएंगे या डिडक्टिव से पढ़ाएंगे या दोनों से पढ़ाएंगे या फिर किसी तीसरे मेथड को आप ऑप्टेन करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या होगा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो आप इजीली उसे पढ़ा सकेंगे। तो पढ़ते हैं यहाँ से। तो आपके दो मेथड्स हो गए। दीज बोथ मेथड्स आर वेरी इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स बिकॉज दे डिसाइड टू टीच स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग देयर चॉइस एंड इन द कॉम्प्रहेंसिव वे। ये दोनों तरीके ऐसे हैं, इतने इफेक्टिव हैं कि आप बच्चों को एक तरह का कॉम्प्रहेंसिव वे में पढ़ा सकते हैं, अपनी बात बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं, बच्चों को डेली रूटीन लाइफ से जोड़ करके आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। जो कि NCF 2005 ने यही कहा था कि अगर आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं तो ऐसा पढ़ाएं कि बच्चा उसे अपने डेली रूटीन लाइफ से चीज़ों को जोड़ सके और उसे अपने दिमाग पे बर्डन ना देना पड़े। तो लर्निंग बाय डूइंग का भी प्रोसेस इसमें आ जाता है और डेली रूटीन लाइफ से चीज़ों को जोड़ दिया जाता है। दोस्तों, अगर ये PDF आप खुद बाद में भी पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ब्लॉगर PDF का लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहाँ से आप जाके इस PDF को भी रीड कर सकते हैं। वहाँ पे आप केयरफुली आराम से पढ़ भी सकते हैं। जस्ट आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे नीचे, वहाँ पे सारा डिटेल मिलेगा, तो फर्स्ट ही ऊपर ही आपको मिल जाएगा ब्लॉगर PDF। उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा तो आप पहुंच जाइएगा, डायरेक्ट वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं। देखते हैं इंडक्टिव मेथड क्या है। इंडक्टिव मेथड के बारे में देखते हैं। In the method of inductive teaching is easy because it goes through easy to hard concept।
इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव एक तरह का टीचिंग मेथड है। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि किसी चीज़ को हम पहले आसान करके बताएं। अगर आसान करके हम बताएंगे फिर उसके बाद हार्ड के जानिब जाएंगे तो काफ़ी आसान होता है। यानी कोई सा भी कॉन्सेप्ट हो पहले हम उसे ईजी करेंगे, ईजी करते 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 उसको ले आके उस कॉन्सेप्ट तक हम पहुँचा देते हैं। वो कैसे हम पहुँचाते हैं देखते हैं। एंड दिस मेथड इज़ यूज एट द एलिमेंट्री लेवल स्पेशली, और ये मेथड जो आपका इस्तेमाल होता है ना एलिमेंट्री लेवल पे, मतलब कह सकते हैं कि प्राइमरी लेवल पे बेसिक एजुकेशन के लिए ये मेथड काफ़ी इफेक्टिव है। क्योंकि एलिमेंट्री लेवल के जो बच्चे होते हैं उनका माइंड जो उतना शार्प होता है लेकिन बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंट थिंकिंग उनके अंदर नहीं होती है, जिसकी वजह से उनको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना होता है। वो जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेशन या किसी नॉलेज के बारे में बहुत लंबा लंबा डिटेल या एजुकेशन कॉन्सेप्ट उनके माइंड में नहीं होता है। तो उसी कॉन्सेप्ट को आपको बच्चे के अंदर डालना है। इस वजह से ये तरीका आपको मतलब यूज़ करना पड़ेगा, इस मेथड को अपनाने की ज़रूरत है। दिस मेथड इज़ टू टीच द लैंग्वेज ग्रामर एंड लिटरेचर सब्जेक्ट। तो ये मेथड कब यूज़ होता है? आप जब कोई लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, ग्रामर पढ़ा रहे हो या लिटरेचर पढ़ा रहे हो, उस वक्त ये मेथड काफ़ी यूज़फुल होता है। इफ़ यू आर गोइंग टू टीच इंग्लिश ग्रामर, अगर आप ग्रामर पढ़ाने जा रहे हैं, सपोज दैट यहाँ पे हम जैसे कि जिक्र किए हैं, मेंशन किए हैं ग्रामर, तो सपोज दैट मैं यहाँ से एग्जांपल आपको दूंगा कि इंडक्टिव मेथड कैसे इफेक्टिव है। इफ़ यू आर गोइंग टू टीच इंग्लिश ग्रामर द नाउन, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर में आप अगर नाउन पढ़ाने जा रहे हैं तो क्या करेंगे कि आपका जो टीचिंग मेथड हो काफ़ी अच्छा हो जाए। ठीक है, नाउन पढ़ाने जा रहे हैं, देन इंडक्टिव मेथड इज़ वेरी यूज़फुल, बिकॉज अगर ऐसा कर रहे हैं तो इंडक्टिव मेथड आपका काफ़ी यूज़फुल माना जाएगा। बिकॉज फर्स्टली यू वुड आस्क द नेम ऑफ स्टूडेंट एंड हिज और हर, कोई भी हो, मेल फीमेल कोई भी स्टूडेंट आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, पेरेंट्स का नाम पूछेंगे, ब्रदर का नाम पूछेंगे, सिस्टर का नाम पूछेंगे, उसके रिलेटिव्स का नाम पूछेंगे। ठीक है, ये सारे नाम आप पूछेंगे। पहले बच्चे से कहेंगे बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पेरेंट्स का नाम क्या है, ब्रदर सिस्टर या रिलेटिव्स का नाम पूछेंगे। स्टूडेंट वुड आंसर योर टेलिंग द नेम ऑफ सेल्फ एंड अबाउट आस्क्ड नेम्स। ठीक है, नेम्स जो भी आप नाम पूछे हैं, बच्चे खुद अपना नाम बताएगा, उसके अलावा जिसके भी नाम आप पूछें वो सारे नाम बता देगा। जब ये सारे नाम बता देगा तो उसके बाद उसका आपका रिएक्शन उस टाइम पे होगा, यू एज अ टीचर वुड से टू द स्टूडेंट दैट दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नाउन। क्या कहेंगे आप? बच्चे के सारे आंसर सुनने के बाद आप कहेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स अभी आपने जो बताया है, अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम, ब्रदर का नाम, सिस्टर का नाम, रिलेटिव्स का नाम, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये नाउन के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि अगर आप नाउन पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो नाउन पढ़ाने के लिए ये तरीका अगर आप यूज़ करेंगे, डायरेक्टली अगर बता दें नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स, अगर डिफिनेशन आप दे देंगे तो बच्चे का दिमाग घूम जाएगा कि ये डिफिनेशन मतलब कि हमारे पास क्यों आ गई। लेकिन अगर वही उसके नाम से जोड़ देंगे तो हमेशा हमेशा के लिए उसको याद हो जाएगा कि हाँ मेरा नाम जो है ये नाउन है। तो पहले उसके पास इजी कॉन्सेप्ट आया, फिर उसके बाद नाउन का कॉन्सेप्ट बाद में आया, तो इसी वजह से ये आपका इजी टू हार्ड जाता है। हेयर द कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट क्लियर रिलेटिंग डेली रूटीन लाइफ as instruction is given in NCF 2005 the education should be given relating to daily routine life। NCF 2005 क्या कहता है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो एक तरह का क्लियर हो गया ना, पूरा क्लियर हो गया, आप नाउन पढ़ा रहे थे और ये ग्रामर, लिटरेचर और लैंग्वेज पढ़ाने के ज़्यादा कारगर होता है। तो NCF 2005 भी यही कहता है द एजुकेशन शुड बी गिवन रिलेटिंग टू डेली रूटीन लाइफ। तो आप जो एजुकेशन दे रहे हैं बच्चों को वो भी डेली रूटीन लाइफ से जोड़ के देना है कि बच्चों को ओड ना फील हो कि जो हमें बताया जा रहा है कुछ नया है, बल्कि अगर डेली रूटीन लाइफ से आप जोड़ेंगे, जिस तरह इंग्लिश के ग्रामर पढ़ाते वक्त आप नाउन पढ़ा रहे थे, नाउन पढ़ाने से पहले बच्चे का आप नाम पूछें, उसके रिलेटिव्स का नाम पूछें, तो ये सारी चीज़ें उस बच्चे के लिए एकदम जनरल बातें थी, लेकिन उस जनरल बातों के ज़रिए उस बच्चे ने नाउन को समझ लिया कि नाउन ये होता है और इंग्लिश में इसको नाउन बोलते हैं। तो इंग्लिश के एक लेसन को वो आसानी से समझ गया, नाउन को। तो ये मेथड आपका वहाँ कारगर हो गया। द सेम इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन फॉलोड इन द इंडक्टिव मेथड एंड टीचिंग बिकम वेरी ईजी। तो इंडक्टिव मेथड में ही वो फॉलो किया गया है जो NCF 2005 में कहा गया है कि ये डेली रूटीन लाइफ से जोड़ के पढ़ाया जाए, टीचिंग को ईजी बनाया जाए। तो ये सारा प्रोसेस आपका उसी में पाया जाएगा। नाउ हियर आर फ्यू टाइप्स ऑन विच इंडक्टिव मेथड वर्क्स। यहाँ पे टाइप्स रहेगा TYPES। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे कि आपका इंडक्टिव मेथड वर्क्स करता है, या एक वन वे से सेकेंड वे किस तरह जाता है। आप कोई सा भी चीज़ अगर कर रहे हैं तो वो कैसे प्रोसेस करता है। जी मान लीजिए एक इसको हम कहते हैं नोन टू अननोन, यानी जो चीज़ हम नहीं जान रहे हैं, जो चीज़ हम जान रहे हैं उस जाने हुए से ना जाने हुए की तरफ हम जाना।
जिस तरह उस बच्चे को पढ़ाने के लिए हम क्या बोले थे, तुम्हारा नाम क्या है, तो बच्चा अपना नाम जान रहा था, फिर उसके बाद हम उसको नाउन को बताएं जो कि उससे पहले वो नहीं जानता था। तो नाउन से नोन से अननोन जाना, इस तरह ये कुछ है कॉन्क्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। जिसे बोलते हैं ना मादा से गैर मादा, मादा से गैर मादा क्या है, सपोज दैट आप बच्चे को अगर गिनती पढ़ा रहे हैं, टेबल पढ़ा रहे हैं, तो टेबल पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, समझ लीजिए कंक्रीट ले लीजिए, पेबल ले लीजिए, छोटा छोटा पत्थर ले लीजिए, और उस पत्थर को आप बच्चों को मतलब उंगलियों पे उंगली ले लीजिए, उंगलियों से इशारा करवाइए, 1 2 फिंगर पॉइंट्स करवाइएगा, तो बच्चा अपने फिंगर को खुद ही काउंट करेगा 1 2 3 4 5। तो अगर ये आपका जो क्या है, ये कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट पे बच्चे को इनिशियल क्या होता है, सबसे पहले कॉन्क्रीट यानी किसी चीज़ को हम दिखा के पढ़ाते हैं, टॉयज़ के जरिए पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर उसको हम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाते हैं, या फिर वैसे ओरल बोलते हैं। जब बच्चा कॉन्क्रीट को समझ जाता है तो ओरल उसको उसके लिए आसानी हो जाती है। बॉटम अप अप्रोच यानी पहले ऊपर से नीचे, एग्जाम्पल टू रूल, ठीक है। तो एग्जाम्पल टू रूल वही फिर आप मिसाल ले सकते हैं, जो पहले हम नाउन की एग्जाम्पल ले लिए, फिर रूल बताएं, हाँ ये सब नाउन्स आपके हैं, फिर हम डिफिनेशन लिखाओगे, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स एट्सेट्रा। तो इस तरह स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा होता है कि स्पेसिफिक टू जनरल कहाँ होगा, ये तो जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन मैं यह बताना चाहूँगा ये स्पेसिफिक टू जनरल कैसे होगा। सपोज दैट अगर कोई ये कहे कि मेरा कुत्ता जो है बात करता है, क्या है, मेरा कुत्ता बात करता है, तो ये बात अगर किसी मतलब किसी के सामने आप कहेंगे तो ये बात उसके लिए स्पेसिफिक होगी, इसलिए कि सारे कुत्ते बात नहीं करते हैं, सारे कुत्ते बात नहीं करते हैं, लेकिन आपकी ये बात होगी स्पेसिफिक, और ये बात जो जाएगी जनरल होगी। जनरल क्या होगी कि सारे कुत्ते बात नहीं करते हैं, तो सारे कुत्ते एक तरह के जनरल हो जाएंगे, और मेरा जो कुत्ता होगा टॉकटिव, जो हमारा डॉग होगा वो हमारा स्पेसिफिक हो जाएगा। तो ये एक तरह का स्पेसिफिक आइडिया यहाँ से लग सकता है। अगर कोई स्टेटमेंट इस तरह दे रहा है कि मेरा कुत्ता जो है मुझसे बात करता है, सारे कुत्ते बात नहीं करते हैं, तो मेरा कुत्ता स्पेसिफिक हो जाएगा, जनरल क्या होगा, सारे कुत्ते। तो इस तरह ये फिट हो जाएगा। दिस टाइप्स कुछ पेयर्स हैं ये, दिस टाइप्स पेयर्स वुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन एंड दिस आर नॉट द टोटल पेयर्स। ये कुछ पेयर्स हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कि अगर पूछ ले कोई नोन टू अननोन मेथड ये कौन सा है, इंडक्टिव है या डिडक्टिव। इस तरह आप ये 5 पॉइंट्स को याद कर सकते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल जाना है, ये इंडक्टिव है या डिडक्टिव, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को आप याद रख कर लेंगे तो आसानी होगी। या इसके अलावा कुछ ऐसा मेथड आपको मिले कि जिसमें हम कह सकते हैं कि जैसे कि जनरल स्पेसिफिक जो होता है, मान लीजिए किसी इजी से हार्ड के जानिब जाना, जहाँ भी आपको ऐसा कंसेप्ट दिख रहा है कि इजी टू हार्ड, वो आपका इंडक्टिव में आ जाएगा। अब डिडक्टिव देखते हैं। डिडक्टिव मेथड क्या है, डिडक्टिव मेथड इज आल्सो अ काइंड ऑफ टीचिंग मेथड, बट दिस मेथड इज सक्सेस फॉर टीचिंग द मैथमेटिक्स। डिडक्टिव मेथड क्या है, ये भी एक तरह का पढ़ाने का तरीका है और काफ़ी सक्सेस तरीका है। स्पेशली ये सक्सेस आपका है मैथमेटिक्स में। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, इल्म रियाजी किसी को पढ़ा रहे हैं, तो उसमें ये आपका कारगर होगा, आपका यूज़फुल होगा। बिकॉज इन द मैथमेटिक्स टीचिंग रूल इज़ थॉट देन द आंसर वुड बी फाउंड। इसलिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले ये होता है कि आप उसको रूल बता देते हैं, उसके बाद उसका आंसर फाउंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम किसी को कहें 2 + 2 = 4, ठीक है, या हमें लिख दें पहले 4 2 + 2, ठीक, ये नहीं होता है, बल्कि अगर हम ऐसे लिखें 2 + 2 तो डायरेक्टली इसका आंसर निकल के आ जाएगा =4, ठीक है, 2 + 2 = 4। तो इसमें क्या होता है, रूल टू कंक्लूजन हम जानते हैं। तो ये आपका स्पेशली मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, और इसमें जो होता है ये आपका टाइम टेकन नहीं होता है। डिडक्टिव मेथड ये आपका टाइम टेकन नहीं होता है, और जो आपका इंडक्टिव मेथड है वो आपका टाइम टेकन होता है। इंडक्टिव मेथड में बच्चों का जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप होता है, ठीक है, इसलिए कि उसमें बच्चों से खुद बातें पूछी जाती है। आपको भी दिमाग लगाना होता है कि हम बच्चों से कैसे पूछें, ये बात बच्चा खुद बोल जाए और बच्चा उससे अपने डेली रूटीन लाइफ से जोड़ दे। अगर ऐसा आप एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं तो बच्चा खुद सोचेगा, दिमाग लगाएगा, इस तरीके से उसका एक तरह का डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है डेवलप होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, बच्चों से पूछने का
चांस ही नहीं मिलता है। आपको खुद रूल बताना है, आपको खुद उसका आंसर फाइंड कर देना है। इसी वजह से बच्चों का डाइवर्जेंट थिंकिंग जो डेवलप नहीं हो पाता है, यहाँ पे कन्वर्जेंट थिंकिंग डेवलप होता है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग ये अलग टॉपिक है। मैं फिर कभी इस पे कंपोज करके कोई PDF लाऊंगा तो इसको समझाऊंगा कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है। तो यहाँ पे ये समझिए कि डिडक्टिव मेथड जो है ये आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप नहीं करता है, बल्कि कन्वर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करता है। टाइम टेकन नहीं होता है। स्पेशली मैथमेटिक्स के लिए ये यूज़फुल है, क्योंकि मैथमेटिक्स में क्या होता है, हम रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर हायर क्लास स्टूडेंट्स बिकॉज दे कैन कैच अप कॉन्सेप्ट अर्ली। ठीक है, ये जो हायर क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, इसलिए कि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना नहीं होता, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जो हायर क्लास बच्चे होते हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ जाते हैं। दिस मेथड गोज़ थ्रू कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। ये क्या होता है, पहले कॉम्प्लेक्स होता है कोई चीज़, फिर उसके बाद हम सिंपल को जाते हैं, क्योंकि पहले रूल बता देना फिर उसके बाद जाके एग्जाम्पल को पहुंचना ये काफ़ी दुश्वार होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। जिस तरह नाउन पढ़ाने के लिए पहले हम नाउन की अगर डिफिनेशन लिखेंगे फिर उसका एग्जाम्पल देंगे तो ये आपका डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसी वजह से हम क्या करते हैं, इंडक्टिव में करते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, और डिडक्टिव में आप कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाते हैं। एंड इट गोज़ नॉट गिव मोर चांस टू डेवलप द डाइवर्जेंट थिंकिंग, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग को नहीं डेवलप करता है। बिकॉज दिस मेथड डज नॉट टेक मोर टाइम, इसके बताने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए कि बच्चों से पूछा नहीं जाता है, डायरेक्ट रूल बता के आंसर निकाल दिया जाता है। टाइम टू क्लियर एनी कॉन्सेप्ट एंड फॉर डेवलपिंग डाइवर्जेंट थिंकिंग मोर टाइम इज़ रिक्वायर्ड। और किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने के लिए या डाइवर्जेंट थिंकिंग को डेवलप करने के लिए ज़्यादा समय जो चाहिए उसके लिए रिक्वायर्ड है, लेकिन वो इसमें नहीं लगता है। सो इट डेवलप्स कन्वर्जेंट थिंकिंग। इस वजह से आपका डिडक्टिव मेथड में कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है डेवलप होता है। तो हर दोनों को अपने आप एक स्पेसिफिक डिफरेंस है, वो दोनों अपने स्पेस पे काम करते हैं। नाउ here are few types on which deductive method works। यहाँ भी कुछ ऐसे टाइप्स हैं जिस पे डिडक्टिव मेथड वर्क करता है, काम करता है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, अननोन टू नोन जाना, एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट जाना। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच हो गया, रूल टू एग्जाम्पल, जनरल टू स्पेसिफिक। तो ये कुछ उसी तरह के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आप 5 टाइप्स आप याद कर सकते हैं। यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि अननोन टू नोन जाना ये डिडक्टिव है या इंडक्टिव है, तो आपको अगर पता है तो बता सकते हैं। जनरल टू स्पेसिफिक जाना इंडक्टिव है या डिडक्टिव है, तो अगर पता है तो आप आसानी से आंसर सही कर सकते हैं। These are not the total pairs of deductive method and another pairs may be seen in the definition and example of deductive method। ये टोटल नहीं है 5, इसके अलावा भी हो सकते हैं जहाँ पे कि आपको दिखे कि ये कॉन्सेप्ट जो जा रहा है मतलब कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जा रहा है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जाए तो आपका वो डिडक्टिव मेथड में आ जाएगा, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाए तो आपका इंडक्टिव आ जाएगा। आपको एक कीवर्ड दिमाग में रखना है कि कोई सा भी कॉन्सेप्ट अगर कह सकते हैं कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहा है तो आपका वो इंडक्टिव हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स टू सिंपल जा रहा है तो डिडक्टिव हो जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है। इन द एग्जामिनेशन बोथ मेथड्स वुड बी आस्क्ड इन द डिफरेंट वे सच एज। ठीक है, एग्जामिनेशन में आपको ऐसे ही पूछा जाएगा। यहाँ से समझ सकते हैं कि मैं एक क्वेश्चन सेट कर दिया हूँ, इज नोन टू अननोन इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। सब पूछ ले जाएगा कि नोन टू अननोन जाना ये इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड है, तो ये फर्स्ट वाला एग्जांपल है तो हमारा इंडक्टिव मेथड हो जाएगा आंसर इसका। इस तरह के आंसर्स आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर इसका PDF आप रीड करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ब्लॉगर का लिंक मिलेगा, वहाँ जाके इसका PDF आप इजीली आराम से रीड कर सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसको और अच्छे से डिफ़ाइन कर सकूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिला है, आपको दिया गया है, वहां जाके मेरे साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, ताकि जो भी वीडियो इस तरह के सीटेट के हवाले से या टीचिंग एग्ज़ाम के हवाले से अपलोड करूं या कोई थ्योरी में अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर करके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये कुछ मेरा डिटेल है, ये मेरे चैनल का नाम है, मैं यहाँ से B.Ed परसू कर रहा हूँ। मेरे ब्लॉगर का डायरेक्टली आप जाके भी गूगल से यहाँ ये आप सर्च करेंगे A2info124.xyz, या फिर ये मेरा चैनल है
जो लोग PDF डायरेक्टली पढ़ रहे हैं वो यहाँ से भी जाके चैनल पे मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।